तो अब तक हमने पढ़ा था कि आरव को सब कुछ पता चल जाता है कि सिया ही उसकी एक्स वाइफ है, जिसे सुनकर और सोचकर उसे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि सिया एक गांव से बिलोंग करती है और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आरव सिंघानिया से बच सके। ऊपर से उसने सिया को कॉलेज में भी देखा था, वो भी फ्रेशर पार्टी में, और वो कॉलेज नामी कॉलेज था, सबसे महंगा कॉलेज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया उस कॉलेज में कैसे गई, सिया उस रेस्टोरेंट में कैसे गई, सिया उससे कैसे छुप पा रही है। उसे बहुत मिस्टीरियस लग रहा था सिया की आइडेंटिटी। जितना वो चीज़ें आसान करने की कोशिश कर रहा था और जितना चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए उतना ही मुश्किल होते जा रहा था ये सब। और ये सब सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगता है। फिर वो अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट निकालता है और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा था। और वो सिया की फ़ोटो देखते हुए कहता है, जो सेरा ने उसे भेजी थी, आखिर कौन हो तुम में कुछ तो अलग बात है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि तुम अच्छी हो, बुरी हो या गोल्ड डिगर हो, ये सब जानबूझ के कर रही हो या तुम्हारा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। इतना कह के वो सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए सिया की फ़ोटो देखने लगता है और उसे घूरने लगता है। और ऐसे करते करते उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो नींद के आगोश में चल जाता है, जिसकी खबर आरव को भी नहीं थी। अब आगे अगली सुबह सिया अपने डेली रूटीन के साथ सुबह उठती है, फ्रेश होकर नहा धोकर वो मंदिर में पूजा करने जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद वो सबको प्रसाद देती है, सबके माथे पे तिलक लगाती है, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद सिया की गाड़ी उसके कॉलेज के बाहर आके रुकती है और सिया अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के कॉलेज के अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे शिवांगी दिखती है, जो कि अभी अभी शायद कॉलेज के अंदर ही जा रही थी। सिया अपनी दोस्त शिवांगी को बुलाती है, जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, अरे सिया, आज तो बड़ा जल्दी हो गई। तभी सिया कहती है, वो पता नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नींद भी अच्छे से नहीं आई, इसलिए जल्दी नींद खुल गई मेरी। तभी शिवांगी कहती है, तू ठीक तो है ना, तेरी तबीयत ठीक है ना, तू कुछ बदली बदली सी लग रही है। तभी सिया कहती है, पता नहीं क्या हो रहा है, दिल में सुबह से ही दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाला है। तभी शिवांगी कहती है, अरे तू चिंता क्यों करती है, कुछ नहीं होगा, तू बस अपने आप पे बिलीव कर, देखना कुछ नहीं होगा, ये बस तेरे मन का वहम है। तभी सिया कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतना कह के वो दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती हैं। क्लासेस अटेंड करने के बाद सिया अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है, लेकिन इस बीच उसके दिल में अजीब सी हलबली मची हुई थी। उसका दिल ज़ोरों से घबरा रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके अपने रेस्टोरेंट के तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद सिया की गाड़ी उसके रेस्टोरेंट के बाहर आके रुकती है और सिया अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इस बीच उसका दिल और ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो मेरे साथ अब गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो ये सबको इग्नोर कर देती है और वो अंदर जाती है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाती है, वो एक इंसान को देख के चौंक जाती है। अब क्या होगा आगे, किससे देखा था सिया ने, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अब तक हमने पढ़ा कि सिया अपनी कॉलेज से रेस्टोरेंट की तरफ निकलने लगती है, लेकिन इस बीच उसके दिलों का धड़कन बहुत ज़ोरों ज़ोरों से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सिया अपनी कोई होश हवास में नहीं रह पाती है। लेकिन वो अपने दिल को इग्नोर करके अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। अब आगे रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद वो देखती है, आज रेस्टोरेंट उसका कुछ अलग सा लग रहा है, क्योंकि हर दिन उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर भरे पड़े रहते थे, लेकिन आज उसके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सिया इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उसे सिर्फ एक इंसान दिखता है, जो उसकी तरफ पीठ किए हुए था। उस इंसान को देखकर सिया को कुछ अजीब लगता है और सिया उस इंसान के तरफ जाने लगती है, क्योंकि उधर ही से किचन का रास्ता था, जहाँ पे वो जाके अपने दोस्तों से बात कर सकती थी। तो वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर से वो उस इंसान के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है और जैसे ही उस इंसान के पास आती है, वैसे ही वो इंसान, जो और कोई नहीं आरव होता है, वो अचानक से सिया के तरफ अपना मुंह करता है
और सिया उसको देख के चौंक जाती है और उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और वो पैनिक करने लगती है और वो कहती है, आरव तुम यहाँ। इतना करके वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। उसके हाथ पैर सब थरथरा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सिया को दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि रेस्टोरेंट में आरव फिर से आ दमकेगा। उसे तो लगा था कि कल के बाद आरव उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेगा, लेकिन ये क्या, आरव उसके रेस्टोरेंट में अगले ही दिन आ गया, वो भी अचानक से। सिया को देखकर आरव एक सादे स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगी? कितनी भी कोशिश कर लो जाने मन, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। तभी सिया पीछे हटने लगती है और रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगती है, जिसे देखकर आरव कहता है, वहीं रुक जाओ सिया तुम। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी सिया कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों? तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए थे ना, क्यों आए हो यहाँ पे? मेरी ज़िंदगी को ऐसी हालत में देखकर अच्छा लग रहा है तुम्हें? तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तभी आरव कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है कि तुम कैसी हो और क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी सिया आसपास देखने लगती है। तभी उसे कुछ गार्ड्स दिखते हैं और सिया उन गार्ड्स को कहती है, भैया भैया प्लीज़ मुझे इस इंसान से बचा लो भैया। लेकिन वो गार्ड कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिया के सामने अपनी नज़र झुकाए खड़ा था। तभी सिया दूसरे गार्ड के पास भी जाके यही कहती है, भैया प्लीज़ मुझे इस इंसान से बचा लो, क्योंकि वो पहले ही देख चुकी थी कि उसके आते ही रेस्टोरेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया है। अगर सिया को रेस्टोरेंट के बाहर जाना है तो उसे इन गार्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आरव को अच्छे से जानती थी कि आरव किस तरीके का इंसान है। तभी आरव अपनी सीट से खड़े होते हुए कहता है, चिंता मत करो जाने मन, मैंने 2 घंटे के लिए तुम्हारे इस चीप क्वालिटी के रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है। तभी सिया कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा रेस्टोरेंट है? तभी आरव कहता है, आरव सिंघानिया नाम है मेरा, और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आरव सिंघानिया नहीं पता लगा पाएगा। भले ही कुछ टाइम लगा मुझे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तभी सिया कहती है, पता? क्या पता कर लिया है तुमने? तभी आरव कहता है, मुझे सब पता है कि तुम शिवांश सिंह राजपूत को फंसा रही हो, क्योंकि तुमने देखा कि इस दुनिया में 2 ही इंसान हैं जो एक दूसरे के टक्कर के हैं और सबसे रईस हैं। तुम्हारी शादी जब मेरे से हुई तो तुमने सोचा कि तुम मुझे फंसाकर मेरे सारे पैसे लूट लोगी, लेकिन अफसोस मैंने इससे पहले ही तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन अब तुम मेरे बिजनेस राइवल के पीछे पड़ी हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तभी सिया कहती है, आर यू आउट ऑफ माइंड? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? मुझे नहीं पता था कि अच्छाई करके और किसी के एहसानों का बदला चुका के मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अगर पता रहता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, बेकार कर दी, मेरी ज़िंदगी पूरी रबिश हो गई है। तभी आरव कहता है, हाँ हाँ तुम तो ऐसा बोलोगी ही, क्योंकि तुम्हें पैसे नहीं मिले, इसीलिए तुम अब मेरे बिजनेस राइवल शिवांश के पीछे पड़ी हो। और बताओ कितने पैसे लिए एक रात के? ये सुनकर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? तुम कोई नहीं होते हो मेरे चरित्र पर दाग उठाने वाले। तभी आरव कहता है, आवाज नीचे, और जब भी तुम मेरे से बात करो ना तो अपनी नज़र झुका के बोलो। और तुम क्या लगा रखा है? आप बोलो, सर बोलो, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं। तभी सिया कहती है, तो मैं भी तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। वो सब गुस्से में बात ही कर रहे होते हैं, तभी सिया का रेस्टोरेंट का दरवाजा अचानक से खुलता है और कई सारे बॉडीगार्ड्स रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। उन सारे गार्डों ने काले कपड़े पहने थे और देखने से बहुत बड़े कमांडर लग रहे थे। और उन गार्डों के बीच से शिवांश अपने रॉब में निकलते आ रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है। सिया अपने भाई को देखते हुए रोते हुए जाकर कहती है, भाई भाई देखो ना, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में फिर से आने की कोशिश कर रहा है। तभी शिवांश कहता है, तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं सब संभालूंगा, तुम करण के साथ मेंशन जाओ। जिसे सुनकर करण सामने आता है और वो सिया को ले जाने लगता है। सिया और शिवांश बहुत क्लोज थे और सिया की बातें आरव नहीं सुन पाता है, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर था। इसीलिए वो नहीं सुन पाता है कि शिवांश ने सिया को बहन बोला था।
और सिया ने शिवांश को भाई बोला था। तभी आरव कहता है, शिवांश सिंह राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की? तभी शिवांश कहता है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ आने की। हाउ डेयर यू टू टच हर। ये बात वो बहुत गुस्से से कहता है, जिसे सुनकर आरव कहता है, जुबान संभाल के शिवांश, मैं तुमसे नहीं लगने आता हूँ। ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम इसमें नहीं पढ़ो तो अच्छा है। तभी शिवांश कहता है, ये सब बोलने से पहले तुम ये देखो कि तुम कहाँ पे खड़े हो, किसके इलाके में खड़े हो और किससे जबान लड़ा रहे हो। तभी आरव कहता है, आई डोंट केयर कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे उससे बात करनी है, उसे अपना बदला लेना है। तभी शिवांश कहता है, कैसा बदला लेना है? तुमने उसके साथ इतना सब कुछ तो कर दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो? तभी आरव कहता है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में पड़ने वाले, और इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसे भी तो सुनाई देना चाहिए कि हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। तभी शिवांश आराम से कहता है, जहाँ तक मैंने सुना था तुम्हारा और इसका डाइवोर्स हो गया था, तो अब तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये बात वो गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, जिसे सुनकर आरव कहता है, हाँ माना कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, लेकिन अभी भी फाइल नहीं हुआ है। डाइवोर्स होने में 6 महीने लगते हैं। हमारा डाइवोर्स का जो भी सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो होने में अभी भी 5 महीने बचे हुए हैं, तो अभी भी हम लोग लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। तभी शिवांश कहता है, बुड़बक किससे बना रहे हो तुम? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? और साइन हो चुके हैं तो तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम फिर से इसे परेशान करने वाले हो, इसकी जिंदगी नर्क बनाने वाले हो? तभी आरव कहता है, मैं इसके साथ जो भी कुछ करूं तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और हाँ मुझे इससे अभी के अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो सो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तभी शिवांश कहता है, करण तुम सिया को लेके जाओ, मैं देख लूंगा यहाँ पे। तभी आरव गुस्से से कहता है, तुम क्या देखोगे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मुझे इससे बात करनी है। तभी शिवांश कहता है, क्या इसने तुम्हें कुछ बिगाड़ा है? क्या डाइवोर्स होने के बाद इसने तुम्हें कभी भी मिला है, मिलने की कोशिश की है? क्या इसने तुमसे पैसे मांगे हैं? क्या ये तुम्हारे पैसे चुराई है? इसने क्या किया तुम्हारे साथ कि तुम्हें इससे बातें करनी है और बदला लेना है? कौन सा बदला लेना है बताओ तो मुझे भी। तभी आरव कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस चीज़ का बदला लेने वाला है सिया से। लेकिन वो फिर भी कहता है, इसने मेरी लाइफ तबाह करके रखी हुई है, ये मुझे हमेशा डिस्ट्रैक्ट करके रखती है। इसने मेरी दादी को अपनी बातों के जालों में ऐसा फंसाया कि दादी ने मुझसे बात तक नहीं की थी और दादी की ऐसी हालत हो गई। तभी शिवांश कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी दादी जो तुमसे बात नहीं करना चाहती थी इस लड़की की वजह से, जिस पे तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो अचानक से तुम्हारे बुखार पड़ने पर क्यों आ गई? क्यों तुमसे बात करने लगी? क्या तुमने कभी भी ये सोचा है? अरे तुम जानते भी नहीं हो कि इसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। अगर इसके जगह कोई और रहता ना तो तुम पे ज़रा सा भी रहम नहीं करता, लेकिन इसने जो भी तुम्हारे लिए किया वो बहुत कर दिया। अब मैं इसके, वो इतना ही कहता है कि वो रुक जाता है, क्योंकि वो कहने वाला था कि अब मैं इसके भाई होने के नाते तुम्हें इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आरव को ये पता चले कि शिवांश और सिया भाई बहन है। क्योंकि अगर आरव जान जाता इस बारे में तो ये सिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती। आरव को यहाँ तक पता था कि शिवांश और सिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अगर वो जान जाता कि शिवांश और सिया भाई बहन है तो वो और सिया के नज़दीक आने लगता, जिससे सिया की लाइफ और ख़राब हो जाती, और उसे अपनी बहन की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी थी। इसीलिए वो इतना ही कहते कहते रुक जाता है और फिर आगे कहता है, देखो तुम इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी आरव कहता है, लेकिन वो इतना कह के रुक जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले।
क्योंकि वो तो बदला लेने आया था और शिवांश के मुताबिक दादी ने उसे माफ़ कर दिया था और उसका डाइवोर्स भी हो गया था सिया से। और सिया ने ना ही उससे कुछ पैसे मांगे थे, ना ही एलिमनी ली थी। तो वो अब कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो सिया से कैसे मिले, कैसे बातें करे। कहीं ना कहीं वो चाहता था कि सिया उससे बातें करे, लेकिन वो ये बात जाहिर नहीं कर पाता है। तभी शिवांश कहता है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया, यू मे लीव नाउ। जिसे सुनकर आरव कहता है, मैंने यहाँ पे 2 घंटे की बुकिंग कर रखी है, मैंने पैसे भी दे चुका हूँ। तभी शिवांश कहता है, ओके सो एंजॉय योर सेल्फ। और इतना करके वो सिया जो उसके बगल में ही खड़ी थी डरी सहमी, वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए वहाँ से जाने लग। सिया को अपने से दूर जाता हुआ देखकर और शिवांश को उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ देखकर आरव को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि शिवांश ने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। अब उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरव और शिवांश। लेकिन फिर भी आरव को फर्क पड़ रहा था, कहीं ना कहीं सिया उसे अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी खबर उसे भी नहीं थी। अगर खबर भी होती तो वो जाहिर नहीं कर पाता। और वो तब तक सिया और शिवांश को जाता हुआ देखता है जब तक उसकी आंखों से वो दोनों ओझल नहीं हो जाते। वहीं दूसरी तरफ सिया अपनी डरी सहमी नज़र से बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि कहीं आरव उसके पीछे फिर ना आ जाए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन वो जब ये देखती है कि उसके भाई उसके साथ हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो शिवांश को कहती है, थैंक यू सो मच भाई, अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं आरव मेरे साथ क्या करते, पता नहीं उन्हें किस चीज़ की गलत फैमिली है मुझसे। वो हमेशा मुझे गलत समझते हैं और मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं, और पता नहीं उनके दिमाग में मेरे लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा कैसे भर गया। अरे मैंने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं हमेशा। तभी शिवांश कहता है, देखो सिया, तुम आरव को भी समझने की कोशिश करो, तुम उसे नहीं जानती हो बचपन से, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। आरव को कोई भी गलत चीज़ नहीं पसंद थी, और जब से उसके माँ बाप ने उसे छोड़ के गया है तब से वो इतना ज़्यादा रूड बन गया है, और उसके दिमाग में सबको लेके एक शक और डर बैठा रहता है, और वो किसी से क्लोज़ भी नहीं होना चाहता है, क्योंकि आरव बहुत बड़ी गलती की, आरव ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैंने उसे उसका सही रास्ता दिखा दिया है। होप सो कि अब वो यहाँ पे नहीं आएगा। तभी सिया कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। शायद मैंने उनसे शादी की इसीलिए वो ऐसे कर रहे थे, पर उन्हें कौन बताए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एहसान चुकाने के लिए शादी की थी। भाई मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ, मैं क्यों डर जाती हूँ, मैं उन्हें देख के ही डर जाती हूँ, मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्यों डर जाती हूँ अपने आप को देखकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर शिवांश के सीने में सांप लौट रहे थे, लेकिन वो अपनी बहन को बोलता है, देखो सिया, तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें अभी बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और रही बात तुम्हारी डरने की और कमज़ोर होने की, तो मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। वो इतना ही कहते हैं, तब तक वो कार के नज़दीक आ जाते हैं और शिवांश अपनी बहन को प्यार से सीट पर बैठाते हुए कहता है, तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कार की सीट का दरवाज़ा खोलकर सिया को उस सीट पर बैठाते हैं और खुद दूसरी तरफ जाके सीट के अंदर बैठ जाते हैं। तभी सिया सवाल करते हुए कहती है, आपने मेरे लिए क्या सोचा है। तभी शिवांश सिया को इस हालत में देखकर उसे अपने सीने से लगाकर उसके बाल संवारते हुए कहते हैं, देखो बच्चा, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत डर चुकी हो, तुम हर सिचुएशन में ऐसे ही पड़ जाती हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो, इस छोटे से सिचुएशन में डरने का नहीं होता है। मैंने तुम्हारे लिए ये सोचा है कि मैं तुम्हें अपनी माफिया ट्रेनिंग सिखाऊंगा, जहाँ पे तुम्हें कराटे, योगा, डांसिंग सब रहेंगे उसमें। तभी सिया कहती है, माफिया ट्रेनिंग, ये कैसी होती है। तभी शिवांश कहता है, माफिया ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, और इसमें इंसान को बहुत सख्त रहना और इसमें इंसान को डट के रहना पड़ता है,
लेकिन एक बार अगर ये ट्रेनिंग तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये तुमसे दावा करता हूँ कि तुम आज के बाद किसी से डर नहीं पाओगी, चाहे तुम्हारे सामने 100 आदमी ही क्यों ना आ जाए। तभी सिया अपने भाई से कहती है, लेकिन भाई वो ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होगी ना। तभी शिवांश कहता है, हाँ बच्चा, ट्रेनिंग तो हार्ड ही होती है। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। सिया को भी स्ट्रांग बनना था, इसीलिए वो अपना सर हाँ में हिला देती और वो सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन बच नहीं पाऊँगी, मुझे अब स्ट्रांग बनना ही होगा। और इतना सोचकर वो शिवांश के सीने में अपना सर छुपा के सोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आरव सिया के जाने के बाद वो वहाँ से तुरंत चल जाता है, क्योंकि सिया के जाने के बाद उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। सिया को देखने से उसे एक अलग तरीके का सुकून मिलता था। आरव रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद अपनी कार में बैठ के क्लब की तरफ जाने लगता है, क्योंकि सिया के बाद उसे अगर कोई और सुकून दे सकता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी शराब थी, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद सनशाइन क्लब के बाहर एक कार आके रुकती है और कार का दरवाज़ा खोलकर आरव अपने लंबे लंबे तेज़ कदमों से क्लब के अंदर जाने लगता है। आरव ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को मना कर दिया था कि उसके पीछे कोई ना आए और वो अकेले ही क्लब के लिए निकल जाता है। क्लब के अंदर जाने के बाद क्लब के अंदर बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा था। कुछ लोग बार काउंटर पे अपनी शराब पी रहे थे तो कुछ लोग डांस फ्लोर पे अपने डांस का मज़ा ले रहे थे और वहीं कुछ लोग इन सभी चीज़ों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। वो मुंबई का सबसे लग्जूरियस क्लब था, वहाँ पे सारे अमीर ज़्यादा ही आते थे। आरव को देखकर उस क्लब का मैनेजर जल्दी से उसके पास आते हुए, गुड इवनिंग सर, हमने आपके लिए प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर दिया है और रूम भी अच्छे से सजा दिया है और आपकी सारी फेवरेट जितनी भी वाइन्स थी वो भी रख दिया है। और वो और कुछ कहने ही वाला होता है, तभी आरव उसे कुछ ना कहते हुए उसे इग्नोर करके वहाँ से चल जाता है अपने प्राइवेट रूम की तरफ। मैनेजर को शायद आरव की इस रवैये की आदत हो गई थी, इसलिए वो भी अपने काम की तरफ चल जाता है। वहीं आरव उस मैनेजर को इग्नोर करने के बाद अपने प्राइवेट रूम के अंदर जाने लगता है। प्राइवेट रूम के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ काफ़ी अच्छे से सजावट की और वहाँ के टेबल पे बहुत सारी वाइन्स और अल्कोहल की बोतल रखी हुई थी, जिसे देखकर आरव कहता है, जिस सुकून की तलाश करने के लिए मैं गया था वो सुकून तो नहीं मिला, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुमसे ये काम चला ले रहा हूँ। इतना कह के वो सोफे पे जाके बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल, ऐसे ही करते करते उसने 10 बोतल ख़त्म कर ली थी अल्कोहल की। और वो इस वक्त इतने ज़्यादा नशे में था वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में था और नशे में इंसान हमेशा सच्चाई ही बोलते हैं। और वो सिया को याद करते हुए उसकी तस्वीर देखते हुए कहता है, जो शेरा ने उसे भेजी थी, मैं तुम्हारे पास आया लेकिन तुम मुझे छोड़ के उस शिवांश सिंह राठौर के पास चली गई। क्या तुम्हें अपने पति की थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी? क्या तुम मेरे से बात भी नहीं कर सकती? मुझे देख के इतना तुम ज़्यादा डरती हो, लेकिन उस शिवांश का कैसे हाथ पकड़ के जा रही थी? क्या तुम्हें मैं इतना चुभता हूँ? वह यही सब बातें बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके कमरे में अभी कोई एक ऐसा शख्स आया है जो कि उसकी सारी हालत के बारे में जानता है। वो और कोई नहीं ऋषभ होता है, जिसे आरव के गार्ड्स ने फ़ोन करके बता दिया था कि आरव फ़िलहाल बहुत गुस्से में मून रेस्टोरेंट से गए हैं और उनका मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब। आरव की गार्ड्स की बातें सुनकर ऋषभ को पता चल गया था कि आरव क्यों गुस्से में है, क्योंकि गार्ड्स ने यह भी बताया था कि आरव ने क्या हंगामा पैदा किया था रेस्टोरेंट के अंदर और आरव का पछतावा जो उसकी आंखों में दिख रहा था, लेकिन कोई बयान नहीं कर पा रहा था। आरव के बारे में जानकर ऋषभ
जल्दी से अपना फ़ोन कट करके सनशाइन क्लब की तरफ जाने लगता है। क्लब के अंदर जाने के बाद वो मैनेजर को देखता है जो सारे वीआईपी कस्टमर को वेलकम कर रहे थे। तभी ऋषभ बोलता है कि आरव अपने प्राइवेट रूम में है, जिसे सुनकर मैनेजर अपना सर हाँ में हिलाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है। वैसे ही ऋषभ भी उस मैनेजर को इग्नोर करते हुए अंदर चल जाता है आरव के प्राइवेट रूम के अंदर। और वो मैनेजर अपना सर फिर से ना में हिलाता है और कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये दोनों दोस्त मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं। आरव के प्राइवेट रूम के अंदर जाने के बाद ऋषभ आरव को कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता है और जब वो उसके करीब पहुंचता है तब उसे आरव की बातें सुनाई देती हैं जो सिया से बोल रहा था। कुछ ऋषभ समझ जाता है आरव के अंदर सिया को लेके बहुत सारी फीलिंग्स है, लेकिन वो बयां नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो भी, लेकिन सच बताऊँ आरव तो ये तुम्हारी ही गलती। जिसे सुनकर आरव कहता है तुम कैसी बकवास कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्राइवेट रूम के अंदर आने की। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। आरव भले ही नशे में था, लेकिन उसे नहीं पसंद था कि उसके प्राइवेट टाइम में कोई भी उसके साथ रहे और उसकी दिल की बातें कोई सुन सके। ऋषभ को भी पता था कि आरव का कैसा नेचर है, इसलिए वो कहता है तुम अभी गुस्से में हो, मुझे पता है, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले हो। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि तुम देरी होने से पहले उसे अपने दिल की बातें बता दो, नहीं तो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। और ट्रस्ट मी आरव, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम नहीं समझोगे, मुझे पता है। ठीक है, उसको बनने दो किसी और की दुल्हन, उसको बनने दो किसी और की गर्लफ्रेंड। ऋषभ को पता चल गया था आरव के बारे में कि आरव ने शिवांश और सिया को गलत समझ लिया है, जो शिवांश ने ही ऐसा प्लान किया था। इसलिए वो ऐसी बातें करता है और आरव को भड़काने की कोशिश करता है। तभी आरव कहता है वो सिर्फ मेरी है, समझा, वो किसी और की नहीं हो सकती है। तभी ऋषभ कहता है अभी तो तुमने मना कर दिया था उसे अपनी बोलकर, उसे पराया बोलकर। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में। तभी आरव कहता है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बस उसे चाहता हूँ। वो इतनी क्यूट सी ये बातें कहता है कि ऋषभ को भी उस पर प्यार आने लगता है, लेकिन वो स्ट्रेट था, इसलिए वो कहता है अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तभी आरव पूछता है काम, कैसा काम? तभी ऋषभ कहता है देखो, तुम्हें पता है कि सिया किसी और के साथ अभी रिलेशनशिप में है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा घबराती है। और क्यों ना घबराए, तुमने उसके साथ ऐसा किया ही जो है। वो सब सिर्फ एक गलत फैमिली थी, सिर्फ और सिर्फ सनाया की वजह से ऐसा हुआ है। तब भी ऋषभ कहता है सनाया नहीं, तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था, इसीलिए तुमने ऐसा किया, उसे धक्के मार के निकाला। वो चाहती थी कि तुम्हें वो एक चांस दे, लेकिन वो चांस तुमने खुद अपने हाथों से गंवाया है। तुम्हें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब आरव कहता है हाँ, मैं उस लड़की के लिए इतना सब कुछ नहीं करूँगा। तभी ऋषभ कहता है ठीक है, एज यू विश, मैं नहीं कुछ कह रहा। वो भले ही दूसरी की हो जाएगी, दूसरे से शादी कर लेगी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी, तुम यहाँ मातम मनाना। आरव ऋषभ की बातें सुनकर आरव कहता है शट अप योर माउथ, व्हाट द फक यू आर टेलिंग टू मी। तभी ऋषभ कहता है गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, ये रियलिटी है और ये तुम्हें मानना ही होगा। तभी आरव कहता है ठीक है, वो किसी और की होगी तो हो जाने दो, मैं नहीं कुछ चाहूँगा, मैं नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे। वो ये सब लड़खड़ाते हुए कहता है, भले ही उसने 10 वाइन की एक बोतल गटक ली थी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि उसे अभी भी होश था, इस बात का होश था कि वो क्या कह रहा है। तभी ऋषभ कहता है मैंने तो सुना है कि उसकी 1 हफ्ते में शादी होने वाली है,
भले ही उसने तुमसे नहीं कहा लेकिन मैंने सुना है, वो मेरी अच्छी दोस्त है इसलिए। ऋषभ जानबूझ के आरव को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि आरव अपनी दिल की बातें उससे शेयर करे, उससे बोले कि हाँ वो सिया को पसंद करता है, वो उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। लेकिन आरव वो कहता है 1 हफ्ते में ठीक है, शादी करने दो, अगर वो मेरे बिना ही खुश है तो ठीक है। उसे गुस्सा आ रहा था, सच में उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ऋषभ के सामने कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता था जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। तभी ऋषभ अपना एक मास्टर प्लान बनाता है और वो जानबूझ के आरव से कहता है, क्या तुम ये रजिस्ट कर पाओगे? तुम्हारी बीवी किसी और के साथ होगी, उसे किस करेगी, उसके साथ रहेगी, उसके साथ रोमांटिक बातें करेंगी, रोमांटिक पल्स होंगे। और आरव, मुझे यहाँ तक पता है कि तुम अपनी चीज़ों को किसी को नहीं देते थे, तो अपनी बीवी को किसी और के हवाले, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। हाँ, भले ही वो तुम्हारी एक्स बीवी है, लेकिन है तो तुम्हारी ही बीवी। जिसे सुनकर आरव कहता है। ऋषभ की बातें सुनकर आरव को गुस्सा आ रहा था, वो ये सब सोच नहीं पा रहा था। जो बातें उसने सिया के साथ कभी इमेजिन भी नहीं की थी, वो बातें उसके साथ कोई और करेगा, और सिया को किसी और के साथ किस करता देखकर वो कभी रजिस्ट नहीं कर पाएगा। भले ही वो उसकी एक्स वाइफ थी, लेकिन थी तो उसकी ही चीज़। और वो अपने गुस्से को कंट्रोल इस बार नहीं कर पाता और गुस्से से कहता है, शट द फक ऋषभ, व्हाट आर यू टेलिंग? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो सिर्फ मेरी है, वो किसी और के साथ नहीं शादी करेगी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी ही है, भले ही वो मेरी एक्स वाइफ है, उसे कोई हक नहीं बनता वो किसी और के पास जाए। आरव का कन्फेशन सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, और तुमने अब ये कन्फेस भी कर लिया, वो भी मेरे सामने, तो तुम्हें अपनी बात पर कामिल होना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बात से पलटोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कह के वो वहाँ से चल जाता है और आरव अपने ही कन्फ्यूज़न में लगा रहता है, क्योंकि उसने बोल तो दिया था कि वो उसकी है, लेकिन सिया जैसे ही आरव को देखती है वो डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और आरव उसे कैसे मनाएगा, यही सोच सोच कर आरव का सिर दुखने लगता है और वो फिर से वाइन का ग्लास पीने लगता है। क्या होगा आगे? क्या आरव जान पाएगा उसके दिल में सिया के लिए क्या है? क्या सिया जान पाएगी कि आरव उसके लिए क्या फील करता है? क्या दोनों एक हो पाएंगे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ डेलुलु वर्ल्ड में। अब इसके आगे मैं अपने दिल की कुछ बातें कहूँगी, अगर आपको नहीं सुननी है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर सुननी है तो आप बने रहो। तो आज धनतेरस का दिन है और आई होप सो आपने अच्छे से शॉपिंग कर ली होगी, जो भी कुछ ख़रीदना होगा। भले ही कुछ नहीं ख़रीदना होगा, आप झाड़ू ही खरीद लियो मतलब मेरे घर तो झाड़ू ही आएगा और मम्मी कुछ लाने गई है। और हैप्पी धनतेरस दोस्तों, तरक्की करते रहो, अच्छे अच्छे सामान खरीदो। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप धनतेरस के दिन सोने चांदी की सामान खरीदें, अपनी कार अपनी बाइक्स खरीदें और खुश रहो भाई। लेकिन आप लोग मुझे डिप्रेशन में डाल देते हो, क्योंकि आप लोग को स्टोरी चाहिए, एपिसोड चाहिए। भाई दिवाली की साफ़ सफाई थी, इसीलिए मेरे को टाइम लग जा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली टाइम पे वीडियो दूँ। अगर आपको मेरी वॉइस पसंद आ रही है तो आप कमेंट कर दो, नहीं पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट कर दो और लाइक शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।